नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश के अंदर औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक आए हैं उनको हम एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है उत्तर मुगल शासक या उत्तरवर्ती मुगल शासक, लेटर मुगल शासक। क्योंकि औरंगजेब तक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुगल शासक, और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक आए हैं उनमें ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में स्पेशली पढ़ा जाए, लेकिन उनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो एक ही वीडियो के अंदर औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हैं सबको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु आपको पता है 1707 ईस्वी में हुई है। अब 1707 से लेकर मोटे तौर पर 1857 तक, 1857 लगभग 150 वर्षों तक जितने भी मुगल शासक आए हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं के बारे में, तीसरा अकबर के बारे में, चौथा जहांगीर के बारे में, पांचवा शाहजहां के, छठवां आपका औरंगजेब के बारे में। तो 6 मुगल शासक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद के मुगल शासक उतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि औरंगजेब के बाद जो मुगलों की ताकत है वो कमज़ोर हो गई थी बच्चों। उनकी जो साम्राज्य है वो सिकुड़ता चला गया और लास्ट में 1857 तक सब समाप्ति हो गया था, ठीक। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम बनता है। इसके बाद जहांदर शाह के बारे में आपको पढ़ना है, फारूक शेर के बारे में पढ़ना है, रफ़ी उदरात के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद शाह रंगीला जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है, अहमद शाह बहादुर, फिर आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर भी से कहते हैं। ये आखिरी मुगल शासक था, शायर भी था, ये गजलें भी लिखा करता था। तो बहादुर शाह प्रथम से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन याद रखिए बच्चों, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद सत्ता को अपने भाइयों से छीना था, औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में सत्ता को लेकर युद्ध हुआ था ना, वैसे ही औरंगजेब के बेटों के साथ भी हुआ। मुख्य तौर पर 5 बेटे थे औरंगजेब के, लेकिन उनमें से 3 के बीच में भयंकर लड़ाई हुई कि औरंगजेब के बाद शासक कौन बनेगा। किसके किसके बीच में? मुअज्जम। यही आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया। मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। उसके बाद आजम, कामबख्श, इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ उत्तराधिकार को लेकर। सबसे पहले मुअज्जम ने आजम को ख़त्म किया, फिर कामबख्श को ख़त्म किया, उसके बाद खुद गद्दी पर बैठा, ठीक है, बहादुर शाह। और पूरे मुगल साम्राज्य में जितने भी मुगल शासक आए हैं सबसे अधिक उम्र में जो शासन किया, जो शासक बना, वो बहादुर शाह प्रथम था। लगभग 63 वर्ष की आयु का हो गया था तब जाके इसको साम्राज्य संभालने को मिला। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो है सपोर्ट भी था मुअज्जम को या बहादुर शाह प्रथम को। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का सपोर्ट भी था। इसके अलावा मुअज्जम ने सबसे पहले आजम को खत्म किया किस युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में बच्चों। 18 जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध हुआ। ये युद्ध आगरा के पास हुआ, जजाऊ नामक जगह पर। आगरा के पास ये युद्ध होता है। इसमें आजम को हराकर आजम की मृत्यु हो जाती है, आजम की हत्या कर देता है मुअज्जम। तो आजम का खेल तो खत्म हो गया। उसके बाद एक युद्ध होता है, बीजापुर के पास युद्ध होता है 1709 ईस्वी में, लगभग 1.5 वर्ष के बाद। इस युद्ध में मुअज्जम क्या करता है? कामबख्श को हरा देता है। कामबख्श उसमें घायल हो जाता है और 1 दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो मुअज्जम के पास साम्राज्य आ जाता है। तो गद्दी पर कौन बैठता है? मुअज्जम। किस नाम से बैठता है? बहादुर शाह के नाम से बैठता है। 63 वर्ष की आयु का हो गया था तब जाकर गद्दी पर बैठा था। क्योंकि आपको मालूम है औरंगजेब 1707 में मरा, 50 वर्षों से भी अधिक उसने रूल किया है बच्चों, 50 वर्षों से भी अधिक उसने रूल किया है। और रूल ऐसा किया कि
उसके जो बच्चे हो गए थे वो भी बूढ़े हो गए थे, बच्चे भी बूढ़े हो गए थे, तब जाकर उसकी मृत्यु हुई। उनके बच्चों को, औरंगजेब के बच्चों को मौका ही नहीं मिला शासन करने का। जब तक मौका मिला तब तक देख रहे हैं कितनी उम्र हो गई है, 63 वर्ष की आयु हो गई है बहादुर शाह की। और बहादुर शाह को एक नाम से बुलाया जाता, शाह ए बेखबर। ऐसा शाह था जिसको अपने साम्राज्य में क्या हो रहा है कुछ खबर ही नहीं है, शाह ए बेखबर। ठीक है, बता ही दिया मैंने, औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए हैं सब दुर्बल शासक ही हुए हैं। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहू जी का नाम आप जानते हैं। शाहू जी को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, है ना, औरंगजेब के दरबार में थे। और शाहू जी को छोड़ दिया गया किसके टाइम पीरियड पर, बहादुर शाह प्रथम के टाइम पीरियड पर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जब शासक बना, इसने शाहू जी को छोड़ दिया। हालांकि शाहू जी को मराठा साम्राज्य या छत्रपति का दर्जा नहीं दिया कभी भी मुगलों ने। और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ये उतना धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था जितना औरंगजेब था। 1712 ईस्वी में बच्चों इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसके जो 4 बेटे थे उनमें भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। जहांदर शाह, अजीमुस शान, रफीउस शान और जहान शाह, इन चारों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, जिसमें जीत होती है जहांदर शाह की। तो जहांदर शाह अगला शासक बनता है, जहांदर शाह इसके बाद शासक बनता है। लेकिन दो और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं। एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के टाइम पीरियड पे आया था, किसके नेतृत्व में पूछा जाता है, जोशुआ केटलार के नेतृत्व में। नोट कर लीजिएगा, 1711 ईस्वी में। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए हैं ओवन सिडनी। ओवन सिडनी ने लिखा है कि बहादुर शाह मुगल साम्राज्य में वो अंतिम शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी मुगल शासक आए वो दुर्बल थे, ऐश आराम करने वाले थे, कोई बहादुर नहीं था। ठीक है, तो अब बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह गद्दी पर बैठता है बच्चों, 1712 से 1713 तक। पूरा 1 वर्ष भी नहीं, कुछ ही महीने गद्दी पर बैठा। और ऐसा बैठा कि इसके हाथ में कोई बागडोर थी ही नहीं, राजपाट इसने ध्यान ही नहीं दिया। इसका जो राजपाट था, इसका वजीर था, उस वजीर का नाम था जुल्फिकार, वो संभाला करता था। इसी कारण तो जहांदर शाह को लंपट मूरख कहा गया। बोला गया कि भैया इतना बड़ा साम्राज्य मिला है, इतने बड़े वंश के तुम शासक हो, साम्राज्य तुमको संभालना चाहिए, तुम लाल कुंवर नाम की एक वैश्या के पीछे पड़े हो। ये लाल कुंवर नाम की एक वैश्या के पीछे मोहित था, अपना राजपाट सब छोड़ के उसी के पीछे था। इसी कारण से इसको लंपट मूरख कहा जाता था। और इसने अपना साम्राज्य की देख रेख कौन करता था, जुल्फिकार करता था, इसका वजीर जुल्फिकार था। ठीक है, और इसका जो भतीजा था फारूक शेर, जहांदर शाह का भतीजा था फारूक शेर, वो इसके बाद गद्दी पर बैठता है। वो बैठता किसकी सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से। तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है बच्चों, किंग मेकर, क्योंकि ये राजा बनाते थे, राजा को बिगाड़ते थे। किसको शासक बनाना है, किसको उतारना है, ये इन्होंने रोल निभाया। इन सैयद बंधुओं का नाम, दो भाइयों का नाम हुसैन अली खां था और अब्दुल्ला खां था। ठीक है, तो इन्होंने हेल्प की, सैयद बंधुओं ने हेल्प की फारूक शेर की, तो फारूक शेर जहांदर शाह की बाद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, जहांदर शाह की हत्या कर दी गई और उसके बाद फारूक शेर गद्दी पर बैठ गया। अब फारूक शेर की बारी आती है। फारूक शेर को पढ़ाने से पहले बता दूं बच्चों, क्लास नोट्स ले लीजिएगा श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर। इतने बेहतरीन क्लास नोट्स हैं बच्चों कि मैं क्या बताऊं। आप बहुत सारी किताबों के पीछे मत भागिए, एक क्लास नोट्स लेकर वीडियो जो हमारे अवेलेबल है वो पढ़कर रिवीजन कीजिए, बार बार 4-5 बार रिवीजन कीजिए। आपके एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो वो ब्रूसली ने कहा है ना कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जिसको 20,000 मूव्स आती हो,
मुझे उस फाइटर से डर लगता है जिसको एक ही मूव्स, जिसने 20,000 बार प्रैक्टिस की हो, एक ही मूव्स को उसने 20,000 बार प्रैक्टिस की हो, उससे डर लगता है। तो वही बात है ना, कोई भी एक क्लास एग्ज़ाम के लिए कोई भी नोट्स ले लीजिए, चाहे बुक ले लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, 4-5 बार रिवीजन कीजिए, सब पढ़ लीजिए। इससे अच्छा है कि एक ही किताब को बहुत बार रिवीजन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 4-5 किताबें लेकर सबको एक एक बार पढ़ा जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये क्लास नोट्स मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन करवाया कि बहुत सिंपल भाषा में, खुद मैंने लिखा है इसको, सिंपल भाषा में इसको मैंने लिखा है, ताकि अगर आपने इतिहास कभी पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने के बाद इतिहास आपका मजबूत हो जाएगा। श्री एजुकेशन ऐप, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHRI एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन आएगी, तो स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर मेरे एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, नोट्स हैं, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों फारूक शेर की। फारूक शेर सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठ गया, मैंने बता दिया। 1713 ईस्वी में बैठा, 1719 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फारूक शेर के बारे में कुछ याद हो ना हो, एक चीज जरूर याद रख लीजिए कि अंग्रेजों को इसने दिया था 1717 ईस्वी में शाही फरमान। 1717 ईस्वी में शाही फरमान दिया था। इतना बड़ा शाही फरमान दिया था कि जैसे मर्जी ये अपना व्यापार कर सकते हैं, दस्तक देने का भी अधिकार दे दिया था। तो बहुत सारे अधिकार अंग्रेजों को दे दिए थे फारूक शेर ने। अब तक का सबसे बड़ा फरमान था, अब तक का सबसे बड़ा छूट मिल गई थी अंग्रेजों को इस शाही फरमान से। और इसी शाही फरमान के कारण आगे चलकर अंग्रेज इतने हावी हो गए, इतने हावी हो गए कि मुगलों को समाप्ति कर दिया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी। अब जो सैयद बंधु थे, इनकी सहायता से फारूक शेर गद्दी पर बैठा, तो सिंपल सी बात है, इनको अच्छी अच्छी पोस्ट देगा ही। तो अब्दुल्ला खां जो सैयद बंधुओं में एक भाई था, उसको वजीर बना दिया। हुसैन अली था, उसको मीर बख्शी का पद दे दिया। ठीक है, और जो जुल्फिकार खां था, उसकी हत्या करवा दी। जुल्फिकार खां आप जानते हैं कौन था? जो जहादर शाह के टाइम पीरियड पर वजीर था। जहादर शाह के टाइम पीरियड पर जो पूरा साम्राज्य संभाल रहा था, जो वजीर था, उसकी हत्या करवा दी किसने? फारूक शेर ने। ठीक है, और इसके टाइम पीरियड तक जो जयसिंह है वो मुगलों से नाराज हो गया था। जयसिंह वही है जिसने मजबूर कर दिया था छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए। उस पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 जो दुर्ग थे, किले थे, वो सौंप दिए थे जयसिंह को, या कहा जाए मुगलों को सौंप दिए थे, क्योंकि जयसिंह की नियुक्ति औरंगजेब के द्वारा ही हुई थी। तो जयसिंह को खुश करने के लिए जयसिंह को एक उपाधि दी, सवाई उपाधि। ठीक है, जैसे सवाई मानसिंह, राजस्थान में कई शासक है ना, सवाई आगे लिखा होता है, ये उपाधि दी। इसके अलावा फारूक शेर ने शादी की थी, जोधपुर के राजा हैं अजीत सिंह, राजपूत शासक अजीत सिंह, उन्हीं की बेटी के साथ फारूक शेर ने शादी कर ली थी बच्चों, ये भी याद हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 1716 ईस्वी में जो बंदा बहादुर थे, सिखों के नेता थे, तो इनकी हत्या करवा दी, इनको फांसी दे दी थी 1716 ईस्वी में फारूक शेर ने। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, सिखों धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सिख धर्म में हुए हैं, वो बंदा बहादुर ही थे। इनको फांसी दे दी गई फारूक शेर के द्वारा 1716 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। अब फारूक शेर को भले ही सैयद बंधुओं ने साम्राज्य दिया था, साम्राज्य राजा बनाया था, लेकिन धीरे धीरे सैयद बंधुओं की मनमानी के कारण फारूक शेर इनसे परेशान हो गया, इनसे नफरत करने लग गया। तो ये बात सैयद बंधुओं को पता लगी, तो सैयद बंधुओं ने निर्णय कर लिया कि फारूक शेर को अब गद्दी से हटाना है। तो सैयद बंधुओं में जो भाई हैं हुसैन अली, हुसैन अली ने 1719 में जो पेशवा उस समय थे बालाजी विश्वनाथ, उनसे मदद मांगी, उनसे संधि की कि भैया मुगल शासक फारूक शेर को गद्दी से हटाना है। तो फारूक शेर की आंखों में मतलब गरम गरम इस तरीके से सलाखें खोज दी गई कि ये अंधा हो गया। ठीक है, अंधा बना दिया गया, फारूक शेर को अंधा बना दिया गया हुसैन अली के द्वारा, बालाजी विश्वनाथ से सहायता लेकर। और जब अंधा बनाया, उसके 10 दिन बाद
उसकी हत्या कर दी गई। ये पहला मामला था कि किसी मुगल शासक को उसी के किसी अधिकारी ने या अमीर ने मार दिया हो। ये पहला ऐसा शासक हुआ है फारूक शेर, याद रखेंगे। तो फारूक शेर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आप याद कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा रफ़ी उद्दरात 1719 ईस्वी, 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में कुछ महीनों के लिए रफ़ी उद्दरात ये शासक बनता है फारूक शेर के बाद। ये किसका बेटा था बच्चों? रफ़ी उस शान का बेटा था। रफ़ी उद्दरात रफ़ी उद्दरात जो था, रफ़ी उस शान का बेटा था। ये रफ़ी उस शान कौन था? अगर याद हो आपको, बहादुर शाह प्रथम का बेटा। दिखा दूं मैं आपको, बहादुर शाह प्रथम। ये 4 बेटे थे, उसमें ये भी था। ये हाँ, यहाँ देखिए, रफ़ी उस शान, ये बहादुर शाह का ही बेटा था। तो रफ़ी उस शान का बेटा है बच्चों रफ़ी उद्दरात। कुछ महीनों के लिए शासक बनता है। इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर नहीं भी पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ये याद रखना है कि सबसे कम टाइम पीरियड पर जो मुगल शासक रहा है वो यही रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है। ये टीबी रोग इसको हो गया था, जिसे क्षय रोग कहते हैं, उसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद शाह आता है बच्चों। भले ही मोहम्मद शाह इसका नाम था, लेकिन ये रंगीले मिजाज का था। बहुत ही नाच गाने ऐशो आराम का जीवन जीता था। इसी कारण से इसको कहा जाता था कि भैया ये तो रंगीला बादशाह है, रंगीला बादशाह है ये। 1719 से 1748 तक पूरे जीवन इसने पूरा ऐशो आराम किया। अत्यंत विलासी होने के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा गया है, ठीक है। अब इसके टाइम पीरियड पर एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जो किंग मेकर थे सैयद बंधु, उनकी हत्या हो गई। इसी ने करवा दी थी। किसके द्वारा करवाई थी? निजामुल मुल्क के द्वारा करवाई थी 1719 ईस्वी। और इसी के टाइम पीरियड पर 1739 ईस्वी में दिल्ली पर एक ऐसे ईरानी का हमला हुआ कि उसने पूरा मुगल साम्राज्य की नींव ही तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। नादिर शाह। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? अगर कारण की लिस्ट बनाई जाए बच्चों, सबसे पहला कारण यही आएगा, नादिर शाह। नादिर शाह ने हमला किया, इतना धन लूटा, इतना सब तबाह किया कि मुगल साम्राज्य जो है हिल गई पूरी। एक तो पहले से कमजोर था, उसके बाद और कमजोर हो गया। अगर नादिर शाह शायद हमला ना करता, कुछ और वर्षों तक ये साम्राज्य टिका रह सकता था। लेकिन नादिर शाह के हमला के कारण पूरा कमजोर पड़ गया मुगल साम्राज्य। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है बच्चों। जैसे भारत पर चंगेज खां, तैमूर का आक्रमण हुआ, वैसे ही भयंकर नादिर शाह का आक्रमण था। तो कहा जाता है कि आज की डेट में जो 70 करोड़ रुपए है ना, उतना धन लूट कर ले गया था। उस जमाने के देख लीजिए कितना पैसा रहा होगा। और इसके अलावा मयूर सिंहासन, जो शाहजहां जिस पे बैठता था, शाहजहां ने बनवाया था, तो मयूर सिंहासन भी लेकर चला गया वो मुगलों का। कोहिनूर हीरा, कितना महंगा हीरा, वो भी लेकर चला गया था। तो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पर अवध, जो राजपूत वाले क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब स्वतंत्र हो गए। कितना कमजोर पड़ गया ये मुगल साम्राज्य, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आलमगीर सेकेंड 1774 से 1758 तक। आलमगीर सेकेंड, ये आलमगीर सेकेंड है। इनके बारे में एक ही तथ्य याद रखना है कि इनके टाइम पीरियड पर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध, ठीक है, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, आप सभी को मालूम है। इसके बाद 1759 से 1806 ईस्वी तक जो मुगल शासक रहा वो शाह आलम सेकंड था। शाह आलम सेकंड। इसके टाइम पीरियड पर 2 बातें याद रखनी है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। मराठाओं जो पेशवा थे, पेशवा और आपके जो अफगानी थे, उनके बीच में ये पानीपत में ये तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। और बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, वो इसी के टाइम पीरियड पे हुआ। और बक्सर के युद्ध में इसने भी जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इसने भी पार्टिसिपेट किया था। अब शाह आलम के बाद अकबर सेकंड 1806 से बच्चों 1837 तक इसका राज्य रहता है। इसके टाइम पीरियड पर साम्राज्य इतना छोटा हो गया कि मुगल साम्राज्य केवल
जो लाल किला है दिल्ली का ना, वहीं तक सिमट के रह गया। मुगल साम्राज्य जो है वो लाल किले तक ही सिमट के रह गया बस। बाकी देसी रियासतें अंग्रेजों ने सब अधिकार कर लिया था। इसके टाइम पीरियड पर एक और इम्पोर्टेंट बात, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला अकबर सेकंड ही थे। जो राम मोहन राय है उन्हें आप कहते हैं राजा राम मोहन राय, तो राजा की जो उपाधि है वो अकबर सेकंड ने ही दी थी। और अकबर सेकंड ने ही लंदन में भेजा था राजा राम मोहन राय को, अपना राजदूत बनाकर राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था अकबर सेकंड ने ही। लेकिन वहीं पर राजा राम मोहन की मृत्यु हो जाती है। और 1835 में अकबर सेकंड के ही टाइम पीरियड पर मुगलों के सिक्के बंद हो गए। इतना स्टेटस गिर गया कि भारत में जो मुगलों के सिक्के चलते थे वो बंद हो गए, इनकी मुद्रा बंद हो गई। इसके बाद आखिरी शासक आता है बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। ये अंतिम मुगल शासक था बच्चों। ये एक शायरी लिखता था, गजलें लिखता था। जब शायरी या गजलें लिखता था उसमें अपना नाम जो है, उपनाम जो शीर्षक है, शीर्षक वो जफर लिखा करता था। इसी कारण से इसको बहादुर शाह जफर कहते हैं। ठीक। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इसने भी पार्टिसिपेट किया था, इसको नेता बना दिया गया था। बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया और इसको कुछ पेंशन दी जाने लग गई। और फाइनली 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा मुगल साम्राज्य का अंत हो गया भारत से। अब बोला गया कि कोई भी मुगल साम्राज्य नहीं है, मुगलों का कोई भी राजा अब नहीं है। इसके बाद मुगल नॉर्मल इंसान हो गए। लाल किले के पास जो हीरा महल है वो किसने बनवाया था पूछा जाए तो बहादुर शाह सेकंड ने बनवाया था। और 1862 ईस्वी में बच्चों बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी हो जाती है। मैंने बताया ये बहुत अच्छा गजल लेखक भी था। एक गजल इसकी मैंने लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लिखता था ये। इसने लिखा है, ना किसी आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। ये इसने लिखा है और हकीकत भी है, बुझता हुआ चिराग ही था बच्चों। क्योंकि इसके बाद मुगलों का नामो निशान खत्म हो गया। इसके बाद कौन थे क्या थे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है बच्चों मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में आपने 6 शासकों के बारे में अलग से पढ़ा। बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद बीच में शेरशाह सूरी वाला टाइम पीरियड आ गया था ना, सूरी वंश, वो पढ़ा दिया था। उसके बाद अकबर, फिर अकबर का बेटा आपका जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, सब एक दूसरे के बेटे थे। लेकिन जहांगीर के औरंगजेब, मैंने गलत बता दिया क्या, फिर से बताऊं। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा आपका जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए हैं वो किसके बेटे थे, क्या करते थे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने बता दिए हैं, वो याद कर सकते, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। अच्छा एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में मुगल साम्राज्य से 10 प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो 8 प्रश्न बाबर से लेकर औरंगजेब तक आएंगे, 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, 2 या उससे भी कम बन सकते हैं। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों हम आपसे मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। और श्री एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।